हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आइस भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 11 के आरओ बुक का चैप्टर नंबर 3 दैट इज अप्पू के साथ 2.5 साल। ये जो चैप्टर है ना, इसके नाम से तुम लोगों को थोड़ा पकड़ने में डिफिकल्टी होगा कि हम लोग अंदर चैप्टर में अंदर पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो हमारा पार्ट है ना वो ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इजी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जिसे तुम लोग गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो। और साथ ही में यार तुम लोग चैनल पे सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। एंड सबसे पहले मैं तुम लोगों को मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। हेलो बच्चों, मैं हूँ सत्यजीत राय, तुम्हारे पार्ट का लेखक। और इस पार्ट में मैं तुम लोगों को अपने दुख, दर्द, पीड़ा और कष्ट के बारे में बताऊंगा जो अपनी फिल्म पथेर पंचाली बनाने के दौरान मुझे हुई थी। मैं एक डायरेक्टर और एक लेखक दोनों ही हूँ, तो यार तुम लोग मुझे मत भूल जाना। मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया जो तुम लोगों को इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब हम लोग अपने पार्ट को शुरू करते हैं। और पार्ट के शुरुआत में हम लोगों को बताया जाता है कि पथेर पंचाली फिल्म की जो शूटिंग थी वो पूरे 2.5 साल तक चलती है। इस 2.5 साल के समय में शूटिंग रोज रोज नहीं की जाती थी, यानी कि जो काम था वो रुक रुक के चलता था। मैं उस समय एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी किया करता था और नौकरी खत्म होने के बाद जब भी मुझे समय मिलता था तब मैं फिल्म की शूटिंग किया करता था। मेरे जेब में यानी कि मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं हुआ करते थे, इसलिए बहुत बार मुझे शूटिंग रोकना पड़ता था। और फिर जब मेरे जेब में पैसे फिर से आ जाया करते थे तब मैं फिर से शूटिंग शुरू किया करता था। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट करने से पहले एक्टर्स को ढूंढने के लिए एक बहुत ही बड़ा आयोजन रखा गया। उनकी फिल्म का एक कैरेक्टर अप्पू का किरदार निभाने के लिए उन्हें कोई भी 6 साल का लड़का मिल नहीं रहा था। अंत में मुझे अप्पू के किरदार के लिए न्यूज़पेपर में एक विज्ञापन छपवाना पड़ा। रास बिहारी वेन्यू के एक बिल्डिंग में मैंने एक कमरे को रेंट पे लिया और वहां पे बच्चे आते थे अपना इंटरव्यू देने के लिए। बहुत सारे लड़के आए लेकिन मुझे कोई भी लड़का अप्पू के रोल के लिए, अप्पू के किरदार के लिए पसंद नहीं आता है। एक दिन सेट पे एक लड़का आता है जिसके सिर पे बाल नहीं था और गले में थोड़ा सा पाउडर लगा हुआ था। लेखक को उस पाउडर को देख के बहुत ही ज्यादा शक होता है एंड फिर लेखक जो है उस लड़के से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो जो लड़का होता है वो बोलता है कि मेरा नाम टिया है और ये वो चीज बहुत ही सॉफ्टली बोलता है। उस लड़के के साथ उसके पिताजी भी वहां आए हुए थे, तो जो लेखक होते हैं वो शक करते हुए उसके पिताजी को पूछते हैं क्या अभी आप इसके बालों को कटवा कर यहाँ लाए हैं। टिया के पिताजी सच छुपा नहीं पाते और वो पकड़े जाते हैं। वो बताते हैं कि वो असल में उसकी बेटी थी और अप्पू के रोल के आशा में उन्होंने उसके बालों को कटवा दिया था। अखबार में विज्ञापन डलवाने के बाद भी अप्पू के रोल के लिए कोई भी सही लड़का मिल नहीं रहा था, इसलिए लेखक का जो हाल था वो बेहाल हो चुका था, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। एक दिन मेरी पत्नी छत से नीचे आकर मुझसे बोलती है कि मैंने बगल के बिल्डिंग में एक लड़के को देखा है, उसे जाकर थोड़ा बुला दीजिए। तो आखिर में हमारे पड़ोस में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम सुबीर बैनर्जी था वो अप्पू के रोल के लिए एकदम परफेक्ट था एंड उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने फिल्म के लिए। फिल्म का काम 2.5 सालों तक चलेगा इस बात का अंदाजा लेखक को भी नहीं था। जैसे जैसे दिन और महीने बीतते जा रहे थे वैसे वैसे लेखक को भी बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी कि कहीं उनके जो कैरेक्टर्स को निभाने वाले जो 2 बच्चे थे अप्पू और दुर्गा वो जल्दी जल्दी बड़े ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है और बाकी बच्चों के कंपेयर में जो अप्पू और दुर्गा का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है बॉडी में, वो बहुत ही कम होता है। अगर वो जल्दी जल्दी बड़े हो जाते 2.5 सालों में तो उनका जो फिल्म होता उसमें वो चीज दिखता एंड फिल्म अच्छी नहीं बनती। फिल्म में इंदिरा ठकुराइन का जो रोल निभाने वाली चुन्ना बाला देवी थी वो 80 साल की उम्र की थी और सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि 2.5 सालों तक इनकी जो हेल्थ होगी वो ठीक रह पाएगी या फिर नहीं रह पाएगी, क्योंकि अगर बीच में ही उनकी मृत्यु हो जाती तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती फिल्म को आगे शूट करने में। इसलिए सबको बहुत ही ज्यादा टेंशन हो रही थी, लेखक को बहुत चिंता हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं होता है और 2.5 सालों तक चुन्नी बाला देवी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा स्वस्थ रहती है और फिल्म की शूटिंग भी बहुत ही अच्छे से करती है। शूटिंग के शुरुआत में ही पहली गड़बड़ी हो जाती है। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम लोग कोलकाता से
70 मील की दूरी पे एक गांव जाते हैं जिसका नाम पलसित गांव था। वहाँ रेलवे ट्रैक से सटा हुआ घास फूलों का एक बहुत ही बड़ा मैदान था। पहले सीन में हम लोगों को दिखाना था कि जो हमारे अप्पू और दुर्गा है वो घास फूलों के मैदान में खड़े होके रेल को पहली बार जाते हुए देखते हैं। और इस सीन की शूटिंग हम लोग एक दिन में नहीं कर सकते थे, कम से कम 2 दिन लगने इसमें तय थे। पहला दिन जगद्धात्री पूजा का त्यौहार था और इस शूट में करना क्या था कि अप्पू जो कि दुर्गा का भाई है, अप्पू को दुर्गा के पीछे पीछे काश फूलों के मैदान की तरफ दौड़ना था, या कह सकते हो कि काश फूलों के मैदान में दौड़ना था। और ये जो शूट था इसे करते करते शाम हो जाती है, इसलिए जो लेखक है और उनके जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो अगला शूट कुछ दिन बाद करेंगे। तो वो लोग जो शूट के लिए 1 हफ्ते बाद आते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा झटका लगता है। होता क्या है कि जो काश फूल का जो मैदान था वो पूरी तरीके से साफ हो चुका था, यानी कि मैदान खाली हो गया था और वो मैदान पहचान में ही नहीं आ रहा था कि पहले इन्होंने यही इसी जगह पे शूट किया था। अब उनकी यहाँ पे परेशानी शुरू हो जाती है और वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब वो उस जगह पे शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि वो पूरा ही अलग जगह दिख रहा था। हुआ क्या था कि 1 हफ्ते के टाइम पे जो जानवर थे उन्होंने पूरे काश फूलों को खा लिया था। अब अगर हम उस जगह फिर से बाकी सीन की शूटिंग करते तो वो जो सीन पहला वाला था और अभी का जो सीन था वो पूरा अलग हो जाता और फिल्म बहुत ही ज्यादा बुरी लगती, फिल्म की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती। इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 1 साल तक रुकेंगे कि दोबारा घास फूलों का मैदान घास फूल से फिर से भर ना जाए। और होता भी कुछ इसी तरह है कि 1 साल बाद फिर से शरद ऋतु में घास फूलों का मैदान घास फूल से पूरा अच्छी तरीके से भर जाता है और फिर हम लोग शूटिंग कंप्लीट करते हैं उस जगह पे। उसी समय हम लोगों ने रेलगाड़ी का भी शॉट लिया, लेकिन एक रेलगाड़ी के शॉट से हम लोगों का काम नहीं चलता, इसलिए हम लोगों ने 3 अलग अलग ट्रेन का शॉट लिया उसी समय पे। पथेर पंचाली फिल्म जब रिलीज होती है और दर्शक जब उस फिल्म को देखते हैं तो किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं होता है, किसी को भी पता नहीं चलता है कि हमने उस सीन को करने के लिए 3 अलग अलग ट्रेनों को यूज किया है एंड उस सीन में हमने 3 अलग अलग ट्रेनों को दिखाया है। पैसों की कमी की वजह से हम लोगों को बहुत सारी अलग अलग परेशानियां झेलनी पड़ती है। एक उदाहरण देता हूं, एक सीन की शूटिंग करनी थी जिसमें हम लोगों को एक कुत्ते की जरूरत थी और हम लोगों को गांव से एक भूलो नाम का कुत्ता भी मिल जाता है और हम उस कुत्ते को खरीद लेते हैं और कुछ टाइम पे भूलो नाम का जो कुत्ता होता है वो हम लोगों से बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हो जाता है और हमारी सारी बातें मानता भी था। एक सीन में हम लोगों को ये दिखाना था कि अप्पू की जो माँ होती है वो अप्पू को खाना खिला रही होती है, लेकिन अप्पू वहां से भाग जाता है और फिर अप्पू की माँ समझ जाती है कि अप्पू और खाना नहीं खाएगा और फिर वो खाना जाके फेंक देती है और फिर जो कुत्ता होता है, भूलो कुत्ता होता है, वो जाकर उस खाने को खाने लगता है। तो इस सीन को हम लोग आधा रिकॉर्ड कर लेते हैं, आधा शूट कर लेते हैं और फिर शाम हो जाती है, जिसके कारण हम लोगों को शूटिंग रोकनी पड़ती है लाइट की कमी की वजह से। इसके बाद हम लोगों को पैसों की कमी हो जाती है और 6 महीने तक हम लोगों को शूटिंग रोक कर रखनी पड़ती है। 6 महीने बाद पैसे जमा करके मैं जब वापस बोडाल गांव जाता हूं उस सेम सीन को शूट करने, तो हम लोगों को यह पता चलता है कि भूलो नाम का जो कुत्ता था उसकी मृत्यु हो गई है। खबर मिली कि भूलो के जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता उस गांव में था। लेखक ने तुरंत ही उस कुत्ते को मंगवाया और बाकी का शूट उस कुत्ते से ही कंप्लीट करवाया और फिल्म के रिलीज होने के बाद किसी भी दर्शक को पता नहीं चला कि उस सीन में हमने 2 अलग कुत्तों का यूज किया है। और ये सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं बल्कि आदमी के भी संदर्भ में ऐसे ही प्रॉब्लम उन लोगों को हुई थी। हम लोग एक सीन की शूटिंग कर रहे थे जिसमें श्रीनिवास नाम का एक घूमती मिठाई वाला था, जिससे अप्पू और दुर्गा मिठाई खरीदना तो चाहते थे लेकिन उनके पास पैसे ही नहीं थे, इसलिए वो उस मिठाई वाला का पीछा करते हैं मुखर्जी के घर तक। मुखर्जी जो होता है वो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति होता है और वो अलग अलग मिठाई खरीदता था, जिसे दुर्गा और अप्पू देख कर ही बस खुश हो जाते थे। इस सीन के कुछ पार्ट को तो हम लोग बहुत ही अच्छे से रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर शूटिंग रोकनी पड़ती है पैसों की कमी की वजह से और फिर से हम लोग जब वो गांव जाते हैं सेम सीन को रिकॉर्ड करने, सेम सीन को शूट करने, तो हम लोगों को पता चलता है कि जो मिठाई वाला था उसकी मृत्यु हो गई है। तो अब हम लोग फंस चुके थे क्योंकि इस टाइम पे जो मिठाई वाला था उसका चेहरा भी हम लोगों ने दिखा दिया था, आधा शूटिंग भी कंप्लीट कर दिया था, इसलिए अब हम लोगों के पास कोई भी चारा नहीं था। इसलिए हम लोग एक गांव के सेम व्यक्ति
को पकड़ते हैं जिसका कद काठी सेम उस मिठाई वाले के जैसे था, और फिर हम लोग उस मिठाई वाले को जिससे हम लोगों ने नया पकड़ा था उसका शूटिंग करते हैं, और उसकी जो भी क्लिप्स हम लोग मूवी में दिखाते हैं वो पीछे से दिखाते हैं। फिल्म के रिलीज होने के बाद बहुत सारे व्यक्तियों ने, बहुत सारे लोगों ने फिल्म को बार बार देखा, उस सीन को बार बार देखा, लेकिन किसी को भी ये समझ नहीं आया कि वो जो मिठाई वाला था उसे चेंज करके हम लोगों ने आगे दूसरे मिठाई वाले को यूज किया था। और इस संदर्भ में किसी ने भी मुझसे कोई भी बात कभी भी नहीं की। श्रीनिवास के एक सीन में उन लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। सीन ये था कि अप्पू और दुर्गा के पीछे भूलो कुत्ता को उनके पीछे पीछे दौड़ना था, लेकिन जो भूलो कुत्ता था वो हॉलीवुड का तो ट्रेंड नहीं था। इस सीन की शूटिंग स्टार्ट होने पे जो भूलो कुत्ता था वो एक जगह पे बैठा का बैठा रह जाता था और वो अपनी मालिक की भी बात नहीं सुन रहा था। अब लेखक जो है उन्हें बार बार कट कट बोलना पड़ रहा था और उस सीन को बार बार फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा था, यानी कि बार बार टेक कर लेना पड़ रहा था और शूटिंग को रोकना पड़ रहा था। लेखक ये बात जानते थे कि वो सब्र के अलावा और कुछ नहीं कर सकते थे। फिर लेखक ने एक आइडिया लगाया और दुर्गा के कैरेक्टर को निभाने वाली लड़की को उसके हाथ में मिठाई दे दी और उसे दौड़ने के लिए बोल दिया। जो भूलो कुत्ता था वो मिठाई को देखकर दुर्गा और अप्पू के पीछे दौड़ने लगता है और फिर उन्हें जो उनका मनपसंद शॉट था वो मिल जाता है और लेखक का काम हो जाता है। पैसों की कमी के कारण कई महीनों तक शूटिंग बंद थी और हम लोगों को एक टेक लेना था जिसमें बारिश होनी थी। अब बारिश का मौसम खत्म हो जाता है और अक्टूबर के महीने में मेरे पास पैसे आते हैं, तो अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था, इसलिए मैं बार बार बोडाल गांव जाया करता था अपनी टीम के साथ और दिन दिन भर वहां बैठ के वेट करता था और भगवान से ये प्रार्थना करता था कि भगवान बारिश करवा दो। और एक दिन मेरी भगवान सुनते हैं और बहुत जोर की बारिश करवाते हैं, जिसके बाद मैं बहुत ही अच्छे से वो टेक ले पाता हूँ, वो शॉट ले पाता हूँ। तो तुम लोगों ने देखा कि मुझे कितना ज्यादा परेशानी हुआ पैसों के कारण। लेखक गोपाल और बोडाल गांव में शूटिंग करते हैं और लेखक बोलते हैं कि इन दोनों गांव में बोडाल गांव उन्हें ज्यादा पसंद आता है क्योंकि वहां पे उन्हें अप्पू और दुर्गा का घर मिल जाता है, अप्पू का स्कूल मिल जाता है, बहुत ही बड़े बड़े मैदान मिल जाते हैं, तालाब मिल जाते हैं, आम का पेड़ मिल जाता है और भी सारी चीजें जो शूटिंग में चाहिए थी वो सारे सीन के लिए सारे जो जगह थे वो आराम से मिल जाते हैं। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के रोड बन गए हैं, पक्के घर बन गए हैं जो उस जमाने में नहीं थे। उस गांव में हम लोगों को बहुत बार जाना पड़ा और कई बार तो रहना पड़ा, इसलिए वहां के गांव के लोगों से हम लोगों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस गांव में एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति से हम लोगों की दोस्ती हो गई थी जिसका नाम सुबोध दा था। वो 60-65 साल के थे और वो गंजे थे और वो खुद में ही बड़बड़ाते रहते थे क्योंकि वो मानसिक तौर पे बीमार रहा करते थे। जब उनको पहली बार पता चला कि फिल्म की शूटिंग के लिए हम लोग उस गांव में जा रहे हैं तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जोर जोर से हम लोगों को देखकर चिल्लाने लगते हैं, गांव वालों मारो, शूटिंग करने वाले आए हैं, इन्हें लाठियों से मारो। गांव वालों से धीरे धीरे पता चला कि उनकी मानसिक स्थिति थोड़ी खराब थी, इसलिए वो ऐसा किया करते थे, लेकिन बाद में हम लोगों की उनसे अच्छी तरीके से जान पहचान हो जाता है। सुबोध दा लेखक और उनकी टीम को अपनी बस बैठाकर कभी कभी वायलिन भी सुनाया करते थे और कभी कभी उनके कान में फुसफुसाया करते थे और बोलते थे वो साइकिल में जा रहा हुआ आदमी रूजवेल्ट है, कभी बोलते चर्चिल है, कभी वो हिटलर या कभी गफर खां से वो कंपेयर कर देते थे कोई भी आदमी को और उनके लिए वो सारे लोग दुश्मन थे। सुबोध दा ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उनका जो मानसिक स्थिति था वो उतना अच्छा नहीं था, वो बीमार थे, इसलिए उन्हें अलग अलग लोग दिखा करते थे अपने इमेजिनेशन में। हमने जिस घर को शूटिंग के लिए खरीदा था उसके बगल में एक धोबी रहता था, वो भी थोड़ा पागल था क्योंकि कभी भी वो भाषण देना शुरू कर देता था कोई भी बात पे जिससे हम लोगों को शूटिंग में दिक्कत होती थी। वो तो अच्छा भला हुआ उसके पास के करीबी लोग आके उसे समझाते हैं और वहां से ले जाते हैं। हमने जिस घर को खरीदा था शूटिंग के लिए उसे साफ करने में 1 महीने का टाइम लग जाता है क्योंकि उसका कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब था। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर भूपेन बाबू बैठा करते थे जो उनके रिकॉर्डर थे और वो हर शॉट के बाद लेखक को और उनकी टीम को बताते थे कि शॉट में आवाज ठीक आई है कि नहीं आई है और वो ये चीज हाँ या ना में जवाब देते थे। वो थोड़ा दूर बैठते थे और दूसरे कमरे में बैठते थे, इसलिए वो केवल हाँ या ना में जवाब देते थे। हर
हर शॉट के बाद लेखक को। एक बार होता क्या है कि लेखक शॉट के बाद पूछते हैं कि क्या रिकॉर्डिंग ठीक आई है कि नहीं आई है, तो जो भूपेन बाबू होते हैं वो उधर से कोई भी जवाब नहीं देते हैं। बहुत बार पूछने पर भी वो कोई भी जवाब नहीं देते, इसलिए लेखक उनके कमरे में जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक जो सांप होता है वो खिड़की से नीचे उतर रहा होता है और भूपेन बाबू का डर से हालत खराब होता है, या कह सकते हो कि डर से उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा होता है। उसे मार डालने की इच्छा थी, लेकिन स्थानीय लोगों ने हम लोगों को मना कर दिया। गांव वालों का मानना था कि वो वास्तु सर्प था जो हमेशा से उस घर में रहा करता था, इसलिए हम लोगों को मना कर दिया उन गांव वालों ने। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा वीडियो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। कहीं पे भी डाउट होगा तो कमेंट एरिया खुला है, कमेंट जरूर करना और अपना प्यारा से कमेंट मेरे लिए जरूर छोड़ के जाना, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ यार, चैनल पे नए हो दिन सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं मैं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड अगर तुम लोगों को आंसर चाहिए होगा देन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां तुम लोगों को बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने कर रखा है। अब यार तुम लोगों ने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया कि नहीं, कर लेना। यहाँ पे तुम लोग पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो और साथ ही में तुम लोग मेरे पर्सनल लाइफ से भी कनेक्टेड रह सकते हो। तो यार मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।